नमस्कार। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं हर पार्टी में जो कि खासम खास होते हैं, और अब वो खास कैसे बनते हैं उसका भी एक संघर्ष की भी कहानी होती है। कई बार कुछ ऐसी खूबियां भी होती हैं जिसकी वजह से खास बन जाते हैं, और कई बार मेहनत जो है वो भी रंग लाती है। अब आरजेडी की जब हम बात करते हैं तो माना तो ये जाता है, मतलब ये हम नहीं कह रहे, लेकिन विरोधियों की तरफ से ये माना जाता है कि वहां पर सिर्फ एक ही परिवार का राज रहता है और वही रणनीति बनाते हैं, वही फैसले लेते हैं। लेकिन एक चेहरा आरजेडी में ऐसा भी है जो लालू यादव परिवार से नहीं है, लेकिन आज चर्चा में बहुत ज्यादा है। राज्यसभा के सांसद हैं और माना जाता है कि तेजस्वी यादव उनके पीछे, यानी पर्दे के पीछे जो रणनीतियां बनती हैं उनके सलाहकार के तौर पर वो चेहरा इन्हीं का है। संजय यादव जी हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। इन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे बदली हुई राजनीति में आरजेडी आज कहां खड़ी है, इस चुनाव में चुनौती क्या है। लेकिन सबसे पहले जरा संजय जी के बारे में और उनके राजनीतिक सफर के बारे में ये वीडियो देखते हैं। मैं संजय यादव। संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों में अहम चेहरा हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। बीते करीब एक दशक से संजय यादव राजद में सक्रिय हैं। 2020 में उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर पूरी चुनावी रणनीति का खाका तैयार किया। संजय यादव ने हर विधानसभा सीट के लिए अलग रणनीति बनाई, जिससे पार्टी को मजबूत आधार मिला। संजय यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य हैं और तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकारों में गिने जाते हैं। पार्टी के भीतर विधायकों और कार्यकर्ताओं पर भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो संजय जी, सफर आपका राजनीति में बहुत लंबा नहीं था, लेकिन लोग आप ही की पार्टी में ये भी बात करते हैं कि ऐसी कौन सी खूबी रही जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ते हुए राज्यसभा में जाने का जो अवसर मिला वो आपको मिला। देखिए, ये सब निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और संसदीय दल बोर्ड है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका अंतिम निर्णय होता है और उन्हीं को ही पार्टी अधिकृत करती है। और कम समय में 13-14 साल से हमने पार्टी के लिए एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम किया है। अभी भी हम एक छोटे से कार्यकर्ता ही हैं। अभी अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं और कार्यकर्ता की हैसियत से ही काम कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो इतने सारे हैं, बहुत वृद्ध भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उनमें से भी चुनकर, वही तो मैंने पूछा, आप ही चुने गए, इसका मतलब कुछ ऐसी खास खूबी होगी। अब इस खूबी है या नहीं है, मैंने कहा इसका मूल्यांकन तो पार्टी करती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। और आप आते हैं हरियाणा से और बिहार में आपने अपने पैर जमा लिए। नहीं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, प्रादेशिक जनता दल नहीं है। हरियाणा में क्या है राष्ट्रीय जनता दल का स्कोप? राष्ट्रीय जनता दल है हमारी, झारखंड में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, हिमाचल में भी है। सभी राज्यों में हमारी पार्टी की इकाई है। पश्चिम बंगाल में भी है, आसाम में भी है, दिल्ली में भी है। हर जगह चुनाव लड़ते हैं, हर जगह। और हमारी पार्टी एक समय राष्ट्रीय पार्टी भी रही है। 5 से अधिक राज्यों में हमारे माननीय विधायक भी रहे हैं। लेकिन आप सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं या रणनीतिकार के रूप में? कुछ तो बात है ना, तेजस्वी जी के सबसे खासम खास आप ही हैं आज की डेट में। नहीं, मैं एक सामान्य सा, मैंने पहले ही कहा, एक छोटा सा पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं पार्टी के, उन्हीं में से एक हूँ, कोई अलग नहीं। अचानक से चर्चा में आए हैं संजय यादव नहीं जी। हूँ, इतना जरूर है। अचानक से चर्चा में आए हैं आप संजय यादव जी। अब आपको भी पता होगा आजकल चर्चा में क्यों चल रहे हैं। चर्चा में तो आप लोग लेके आते हैं। मैं तो अपने आप को कभी नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी आजकल जिससे बात करते हैं सबसे पहले आप ही का नाम आता है उनकी जुबान पर। तेज प्रताप जी हमारे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे करते हैं। अच्छा, इस मोहब्बत को क्या नाम दें जिसमें जयचंद कहकर पुकारा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है।
ऐसा नहीं है। लगातार वो कह रहे हैं कि कुछ जयचंदों की वजह से मैं अपने ही परिवार से अलग हुआ, पार्टी से अलग हुआ, और जब उनसे नाम पूछे जाते हैं तो उनमें से कुछ आपके नाम भी सामने आते हैं। मैं अभी सामने देख रहा हूँ डीडी डायलॉग का कार्यक्रम बात बिहार की। तो जो बिहार है 20 वर्षों से वहाँ एनडीए की सरकार है और 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, मतलब डबल इंजन सरकार है। तो ये डबल इंजन सरकार में हम बात, और हमारे नेता तेजस्वी जी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। बिहार के मुद्दे क्या हैं? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन। जो और वो मुद्दों की बात क्यों करते हैं, उसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य और विकास के तमाम सूचकांकों में बिहार सबसे पीछे है। देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों की है। मतलब बिहार की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है और जो देश की औसत प्रति व्यक्ति आय है उसमें 3 गुना का डिफरेंस है। देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का केवल 30% ही एक बिहारी की आय है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम देश में बिहार का है। प्रति व्यक्ति किसानों की आय देश में सबसे कम बिहार के किसानों की है। देश में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। 20 साल से वहाँ एनडीए की सरकार है। देश में स्कूलों में सबसे अधिक ड्रॉप आउट रेट बिहार का है। देश में जितने भी हमारे हेल्थ पैरामीटर्स हैं, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन का हो, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन हो, WHO का हो, उन सब पैमानों में बिहार सबसे फिसड्डी है। बिहार में 30,000 लोगों पे एक सरकारी डॉक्टर है। स्वास्थ्य कर्मी सबसे कम आबादी के अनुसार हम देखें बिहार में है। बिहार में 534 प्रखंड है, उसमें से 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार सबसे युवा प्रदेश है देश का। 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष की आयु वर्ग में की जो आबादी है बिहार की वो 58% है। अगर 35% की बात करें तो वो 62-63% से अधिक है। आपने बात घुमा और उस नहीं, ये चूंकि बात बिहार की है इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। उस 58 बिहार में एक मिनट, लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है सबसे बड़ा परिवार, और परिवारवाद बीजेपी जेडीयू के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है हर चुनाव में। इस चुनाव में भी वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उनको पार्टी से निकाला गया, परिवार से निकाला गया। अगर वो अपनी एक अलग पार्टी की बात कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आरजेडी की पोले खोल रहे हैं, तो ये बात बिहार की नहीं है। बिहार में 2 मुख्य गठबंधन है। एक इंडिया ब्लॉक का, उसमें भी अभी 6 पार्टियां हैं। एक एनडीए का, उसमें भी अभी 5 पार्टियां हैं। और आपने बात की परिवारवाद की, चिराग पासवान जी की पार्टी क्या है, जितना मांझी जी की पार्टी क्या है, उनके 4 विधायक है, उनमें एक उनकी समधन है, एक में उनकी पुत्र वधू है, एक उनका बेटा है, एक स्वयं है। अभी वो भी आएंगे, उनसे भी पूछ लेंगे। वही कह रहे हैं। चिराग जी अपने हैं, एक उनके जीजा सांसद है, एक उनके जीजा अभी आयोग के मेंबर बने हैं। परिवारवाद की बात है तो मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, 50% कैबिनेट वहाँ परिवारवादी, और नीतीश जी के 43 विधायक है, उसमें भी 50% परिवारवादी। जरूरी नहीं है कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है संजय यादव बन जाए। आपको बताएं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तेजस्वी यादव कोई पैरासूट से नहीं जाते, वो लोगों के बीच में जाते हैं। 3 लाख मतदाताओं के बीच में जाते हैं। मतदाताओं के पास अलग गठबंधन भी होता है, प्रत्याशी भी होता है, वो जाते हैं और चुन के आते हैं। वो 2 बार 10 साल से विधायक हैं तो वो चुन के आए हैं। तेज प्रताप जी भी अगर विधायक 2 जगह से 2 चुनाव जीते हैं, दोनों अलग अलग जगह से लोग चुन के ही आते हैं। हाँ, नहीं, बहुत सारे तो सांसद अलग से बन के भी आ जाते हैं या एमएलसी बनते हैं। अब सम्राट चौधरी राज्यसभा में भी जो लोग आते हैं वो चुनकर नहीं आते, उनको भेजा जाता है। नहीं, विधायक चुन के भेजते हैं। विधायकों को जनता चुनती है। बिल्कुल, मनोनीत नहीं है। हम मनोनीत नहीं है, इलेक्टेड है। वी आर नॉट सिलेक्टेड, वी आर इलेक्टेड। तो हम चुन के आए हैं। 42 विधायकों ने हमें चुना है
और उन 42 विधायकों को 1 करोड़ से अधिक लोगों ने चुना है। और 42 विधायकों को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि ये हमारे कैंडिडेट होंगे, इनको हमें राज्यसभा भेजना है, इनको चुना जाएगा। तो वो आप थोड़ा सा, क्योंकि सबको बताना ये जरूरी है कि कैसे राज्यसभा में पहुंचते हैं। आप इस तरह से मत बताइए कि चुनकर वोट डालकर जनता के बीच जाकर आते हैं, लेकिन विधायक को तो पार्टी देती है। विधायक कौन सा अपने से सिंबल लेके जाता है? बिल्कुल विधायकों को कहा जाता है। लेकिन चलिए आगे बढ़िए ना, ये तो आपका कोई मुद्दा नहीं है, राज्यसभा में सभी लोग जाते हैं। लेकिन मैं तो ये जानना चाहती हूँ, तेज प्रताप यादव अगर पार्टी की अंदरूनी गतिविधियों के बारे में खुलकर बोल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ महिलाओं का कैसे अपमान किया जाता था, किस तरह से वहां पर सुनवाई नहीं होती थी, ऐसा सब होता है क्या सच में? क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतरी से कौन बता पाएगा? सबसे अधिक महिला विधायक राष्ट्रीय जनता दल की हैं। हमारी मेन विंग में जिला अध्यक्ष, महिला विंग की बात नहीं कर रहा हूं, मेन विंग में सबसे अधिक जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल की हैं। आपकी पार्टी में क्या होता है? हमारी पार्टी में संघर्ष होता है, गरीब की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं। हमारी पार्टी देश की सबसे ऐसी देश की प्रथम पार्टी है जिसने संगठन में भी आरक्षण लागू कर रखा है। मतलब आबादी के अनुसार जितनी बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है उसके अनुपात में हमारी पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। उसी अनुपात में अति पिछड़ा वर्ग के हैं और अन्य वर्गों के हैं। देश में किसी पार्टी में नहीं है। थोड़ा सा आंकड़ों पर ही बात करें। बिल्कुल। 1990 और 2005, हाँ, इसके बीच में आरजेडी की सरकार में 29,000 किलोमीटर तक सीमित सड़कों का निर्माण होता था, जिसमें कि ग्रामीण सड़कों की हालत जो है वो सबके सामने थी। अब 2005 से 2020 की बात करें तो 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हैं PMGSY के तहत, जिसमें जेडीयू बीजेपी की सरकार है। 2005 तक 22% गांवों में ही बिजली आती थी और अब 100% मतलब 100% गांव विद्युतीकरण के साथ जुड़ गए हैं। अब इन दोनों पर ही डेटा बता दीजिए, क्योंकि बात होती है ना आरजेडी के समय में क्या था। आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा है। नहीं, मैंने तो डेटा बताया, मैं आपसे जवाब दे रहा हूं। मैं डेटा का ही जवाब दे रहा हूं। हाँ। 1990 में देश में ग्रामीण सड़कें थी, उस अनुपात में बिहार में क्या थी? 1990 में देश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी और बिहार की क्या थी? मैं आपको बता दूं, 1961 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम थी, 1985 में भी सबसे कम थी, 1990 में भी सबसे कम थी, 2005 में भी सबसे कम थी और आज 2025 में बैठे हैं तो भी देश में सबसे कम है। इन दो चीजों पर नहीं पता। बिजली और सड़क। मैं सड़क पे भी आ रहा हूं। फिर आते हैं 2004 में, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब राष्ट्रीय जनता दल देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और हमारी दिल्ली में भागीदारी हुई, तो हमारे 24 सांसद थे। 2004 से लेके 2009, 2005 में हमारी सरकार चली गई, वहां नीतीश जी मुख्यमंत्री बने अक्टूबर 2005 में। तो उस 2004 से 2009 के बीच बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का सहायता राशि पैकेज लालू जी ने बिहार को दिलाया, जिसमें 1 लाख से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, ठीक है, जो कि एनडीए की सरकार में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में नहीं बनी थी, वो बनी। और उस वक्त ग्रामीण विकास मंत्री आरजेडी के स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे। मनरेगा में वो 1 लाख किलोमीटर सड़कें जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो रघुवंश बाबू के बनी। उसी में मैंने कहा वो 26,000 किलोमीटर 2004 से 9 के बीच जो बनी, नहीं वो जो बनी, उनका इनके 15 साल में जर्जर में होगी थी, वो भी 17 महीने में आके तेजस्वी जी ने ठीक कराई। मतलब, तो वो हो गया। इसका मतलब बिहार एक चीज और कहूंगा, डबल इंजन चाहिए। सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं, कहने का मतलब ये है ना। नहीं, सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं। 2004 से पहले क्या होता था, कोई भी राज्य किसी भी लैंडिंग एजेंसी से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली पैसा उधार नहीं ले सकता था। जब हम ये बात करते हैं तो बात करनी चाहिए कि 2005 में जब 1990 में लालू प्रसाद जी को बिहार मिला था, उस वक्त बिहार का 1800 करोड़ का कुल बजट था। 2005 में जब उन्होंने बिहार एनडीए के हाथ में सौंपा, उस वक्त 28,000 करोड़ का था। बजट का आकार 9.5 गुना बढ़ा। और अभी भी 2005 से लेकर 2025 में हम बैठे हैं, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, वो 9.5-10 गुना
आकार बढ़ा है। तो वही तो मैं जानना चाहती हूं, संजय जी, इन्होंने कोई अलग से नहीं किया। नहीं, एक मिनट, जो क्या मैं कह आपको रहा हूं, लगता है कि डबल इंजन ही चाहिए इसका मतलब बिहार को? क्योंकि अगर केंद्र सरकार मदद ही नहीं करेगी तो फिर वही एक्सक्यूज आ जाएंगे। सिंगल इंजन में लालू जी ने 2 लाख करोड़ 5 साल में दिलाया। सिंगल इंजन में लालू जी ने बिहार को 2 लाख करोड़ 5 साल में दिया। हमारे वहां सिंगल इंजन था, वह तो एनडीए की सरकार थी ना, लेकिन लालू जी यहां थे। वो क्यों दिया, उसके लिए समझने की आवश्यकता है। लालू जी सकारात्मक राजनीति करते हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि एनडीए की सरकार है, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक हमेशा उनकी कोई भी फेवरेबल सरकार नहीं रही। 96 से लेकर 98 जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, तो उस वक्त देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार जी गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो लालू जी ने किए। एक्सक्यूजेस में पड़ती है। नहीं, एक्सक्यूज नहीं, जनता ये सामान्य ज्ञान की जानकारी है कि हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जनता के लिए बता रहा हूँ कि 2004 से पहले राज्य किसी भी, अब तो राज्य सरकार वर्ल्ड बैंक से सीधा उधार ले सकती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ले सकती है, जायका से ले सकती है, ब्रिक्स से ले सकती है, नाबार्ड से ले सकती है। तो वो लालू जी ने ही यूपीए सरकार में आके हटवाया। और प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था लालू जी ने जब बिहार छोड़ा, और आज प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है बिहार पे? आज आपको पता है बिहार सरकार प्रतिदिन 66 करोड़ रुपए कर्ज का देती है। लालू जी के तो टाइम नहीं था। तो जब हम बात करते हैं, कोई भी तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, तो इन सब चीजों पे होना चाहिए कि उस वक्त क्या था। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो और ये तो इसीलिए वो मुद्दा का, और आपने बिजली की बात और की, सड़क की तो मैंने कह ली, अब बिजली की बात की। बिजली में जब आदरणीय सुशील शिंदे जी मंत्री रहे, उस वक्त उस योजना का नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। उस वक्त बिहार में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन भी दिया। इस एनडीए सरकार ने तो क्या किया, जो एनटीपीसी अपने स्टेट गवर्नमेंट के थे ना, वो प्लांट भी बंद कर दिए। आपको जान के हैरानी होगी, बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन बिहार सरकार की अपनी कोई उत्पादन इकाई नहीं है, वो खरीदती है। ठीक है, अब बात आपने बिजली की, फिर मैं ऑडियंस के लिए बता रहा हूं, बिहार की प्रति व्यक्ति खपत बिजली की बिहार की देश में सबसे कम है। क्यों है? और जो बढ़ी भी वो 2004 से लेकर 2014 के दौर में आज 100% है ना विद्युतीकरण। प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है। अच्छा, खाली बिहार ही क्यों, उस वक्त में देश का, अरे सर बात बिहार की कर रहे हैं हम। हाँ, बात बिहार की कर रहे हैं, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं ना, कि देश में 2005 में जो अन्य विकसित राज्य थे वहां भी 8 घंटे बिजली आती थी। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात समझ गई। लेकिन व्यक्ति बिजली की खपत कम है। तो एक वो मुद्दा जिसकी वजह से संजय यादव जी की पार्टी की छवि को पूरे देश में, पूरे विश्व में जिसकी बात की जाती है, हम जरा अब उसी मुद्दे पर आते हैं, जंगल राज। अब बिहार हैज बिकम अ लॉलेस स्टेट। मैं सिर्फ कोर्ट की टिप्पणियां पढ़ूंगी, आप बताइएगा ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने। बिहार में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, यह अब एक कानून विहीन राज्य बन गया है। 2004 में व्यापारी के अपहरण और हत्या के मामले में, फिर बच्चों के अपहरण और फिरौती के मामले में 2005 में, फिर कोर्ट ने कहा सरकार और पुलिस प्रशासन की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी हो गई है और पूरा शासन वेंटिलेटर पर है। फिर एक और टिप्पणी करते हैं मुजफ्फरपुर के व्यवसायी अपहरण कांड को लेकर। अदालत ने कहा राज्य में कानून का राज खत्म हो चुका है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। ऐसी मेरे पास अभी 7-8 और टिप्पणियां हैं जो कि कोर्ट की तरफ से कहा गया, और उसी में अंत में फिर एक और टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि बिहार अराजकता और जंगल राज की ओर खिसक रहा है। यदि केंद्र ने हस्तक्षेप नहीं किया और नहीं करता तो स्थिति और भयावह हो जाती। आपने 7-8 टिप्पणियां बता दीजिए, इससे इमेज क्या बनेगी? आपने कोर्ट की 7-8 टिप्पणियां पढ़ी हैं? अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं, बहुत लंबी है। मेरे मुंह जबानी ऐसी 70-80 टिप्पणियां याद हैं जो एनडीए के सरकार के प्रति कोर्ट ने कही हैं। एक ही का जिक्र करूं, आपने मुजफ्फरपुर के व्यवसायी का जिक्र किया। मुजफ्फरपुर में 2017 में बालिका गृह कांड हुआ, जहां 30 से अधिक हमारी नाबालिग बेटियों और बच्चियों के साथ ऐसा सामूहिक दुष्कर्म हुआ जिसका हम बखान नहीं कर सकते। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के बारे में कहा कि इनह्यूमन, हाईली इनसेंसिटिव, और ऐसी टिप्पणी की कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सरकार की, और इट लुक्स लाइक देयर इज, होता ना कि एक तो बैड गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस, इट सीम्स लाइक देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार। ऐसी टिप्पणियां हुई हैं। अभी भी आपने देखा व्यवसायी की हत्या हो रही है, घर में घुस के मार रहे हैं। अब आंकड़ों की वो हुई धारणा,
धारणा नहीं, ये तो कोर्ट की टिप्पणियां हैं। हाँ, उसी पे मारो। कोर्ट की टिप्पणियां, कोर्ट की टिप्पणियां बताए ना, ऐसी 70-80 तो विपक्ष की धारणा हो ऐसी गई। 70-80 टिप्पणियां। 1990 से लेकर 2005 जब बिहार झारखंड एक था, जब 54 जिले थे, इनसे तो 38 जिले नहीं संभाले जा रहे, तो कोई भी लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलता ना। कोई कह देगा कि ये है तो वो नहीं होगा ना। तो मतलब कोई जंगल राज नहीं था आपके जंगल राज शासन में? नहीं, अगर होता, देखिए लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। सच्चाई यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ तो आदमी जानेगा नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार की रात सच्चाई। के 12 बजे लड़की अकेले सड़क पर घूम पाती थी उस वक्त, क्यों नहीं घूम पाती स्कूटी थी? चलाकर? अभी थोड़ी देर उस टाइम पहले स्कूटी नहीं, स्कूटर होता था। हाँ, स्कूटर चलाती थी। स्कूटी होती नहीं थी। अब स्कूटर और स्कूटी में इतना क्या नहीं, फर्क है। लेकिन रात के 12 बजे चल पाती थी लड़की। लड़कियां स्कूटर कम चलाती थी ना, स्कूटर ज्यादा चलाती हैं। हाँ। और उस टाइम पर सर उस टाइम पर कैपिटा क्या नहीं, थी, per वो capita मेरा की बात मुद्दा नहीं, नहीं है। प्रति व्यक्ति मैं स्कूटर जानना पूरे देश चाहती में हूँ कितने रात थे? के 12 बजे क्या बिहार में पटना जैसी जगह पर भी आपके शासनकाल में लड़कियां आराम से घूम पाती थी, निकल पाती थी? बिल्कुल घूम पाती थी, अच्छा, पढ़ती भी थी। या दिल्ली में जितने एंकर हैं या टीवी स्टूडियोज में आईएएस आईपीएस हैं या जो महिलाएं हैं, उस वक्त वही ना पढ़ी हैं, पटना में ही, पटना में ना निकली हैं, और कहीं बाहर थोड़ी पढ़ी हैं। पढ़ने के लिए तो मैं- दिन में मैं जाना वो पड़ता था, धारणा मैं की बात रात कर को रहा हूं ना। 12 बजे की बात अच्छा, कर रही हूँ। ये आप आंकड़ों से बताएंगे ना। मैंने कहा अपहरण अब ज्यादा हुए हैं ना, अपहरण अब ज्यादा हुए हैं ना, तो हम लिखतम के सामने बकदम नहीं चलती। चलिए, ये कौन आपका क्या कह डेटा रहा है। है, पहले नहीं मैं कह रहा जरा एक दो सवाल ले लेती हूँ, उसके बाद। अभी तक की चर्चा में जो मैंने सुना कि मेरे को पता चला कि आप तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे मित्र हैं और खास साथी भी हैं उनके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एसआईआर की अभी रिपोर्ट आई थी, उसका तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से बाइकआउट करने की बात की है। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर रिपोर्ट आई उसमें तकरीबन 32 लाख जो वोटर्स है वो काटे गए हैं, जिसकी वजह से हम चुनाव को जो इलेक्शन है उसका बाइकआउट करेंगे। तो वो क्या सोचते हैं कि जनता उनकी तरफ नहीं आना चाहती इसलिए वो बाइकआउट करना चाहता है, फिर कुछ और कारण रहा उसके पीछे? एसआईआर की एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया 25 जून को, ठीक है। हाँ, और उन्होंने कहा 25 जुलाई तक हम इस पूरी प्रक्रिया को समाप्त करेंगे। इसमें ये पूरी प्रक्रिया करते हैं बीएलओज। तो बिहार में जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो 77,895 बूथ थे। उसमें से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फिर 30 जुलाई से तो बीएलओज की इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग रख रखी थी। 4-5 दिन तो उनकी ट्रेनिंग में चले गए। हम मान लें कि 1 जुलाई से वो प्रक्रिया शुरू की। उस 73,895 बूथ में से 20,000 से अधिक ऐसे बूथ थे कि इस 20 दिन से अधिक ये प्रक्रिया चली, उन बूथों पे बीएलओ नहीं थे। नंबर 1, जब उन बूथ पे बीएलओ नहीं है तो किसी के घर, मान लो आपके घर, गहन पुनरीक्षण होना है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है, तो आपके घर बीएलओ जाएगा, वो पता करेगा कि आपके घर में कितने मतदाता हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेगा। लेकिन आपकी जानकारी, उन्होंने ये बात क्यों की? क्योंकि 1% मतदाताओं के पास भी 7 करोड़ 90 लाख के आसपास मतदाता थे बिहार में, उसमें से 1% के पास भी बीएलओज फिजिकली नहीं गए वेरीफाई करने। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सबसे अधिक बीएलएज हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, 52,000 समथिंग, हमारे हैं 48,000 समथिंग। तो सबका आजकल ऑनलाइन, आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप पे फ़ोन कॉल है, कॉल सेंटर्स हैं, पता करते हैं कोई कहीं नहीं गया बीएलओज। आपने मीडिया में भी विजुअल सब देखे होंगे। अब वो कोई गया नहीं। इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप एक मतदाता के घर पे 3 बार विजिट करेंगे, वो मिले या ना मिले। तो उनका भौतिक सत्यापन हुआ नहीं 1% का भी। अगर बीएलओ हम मान लेते हैं कि सब जगह गए, बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं, उन 2 करोड़ 97 लाख परिवारों के घर गए, मान लो आपके घर में 5 वोट हैं, गए, तो चुनाव आयोग की एसओपी है कि अगर मैंने आपसे फॉर्म लिया है, इन्यूमरेशन फॉर्म लिया है, गणना प्रपत्र, तो मैं आपको बीएलओ, मैं अगर बीएलओ तो आपको 2 फॉर्म दूंगा, एक फॉर्म भर के आप मेरे को देंगे, एक मैं आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट दूंगा, जिसको पावती बोलते हैं। वो पूरे बिहार में 1% मतदाताओं को भी बीएलओज ने वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं दी है। तो उसमें विसंगतियां हैं, धांधली है, हेराफेरी है। तो हम बार बार ये, हम इस एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में नहीं है, ठीक है। हमारा ये था कि ये पारदर्शी तरीके से, और 8 करोड़ लोग जो हैं, 2 करोड़ 97 लाख परिवारों में आप जाएंगे, तो उसमें तो जो उनके बीएलओज हैं, नंबर ऑफ बीएलओज, वो जा ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा 20 दिन तो 20,000 से अधिक बूथों पे बीएलओज ही नहीं थे। तो फिर इन्होंने कहा कि हमारे 1 लाख वॉलंटियर्स हैं, फिर उन्होंने बढ़ा के 4 लाख वॉलंटियर्स किया। तो हमने कहा भाई आपके वॉलंटियर्स हैं तो उनकी सूची सार्वजनिक करो कि कौन वॉलंटियर्स हैं, हम भी जाने।
वो चुनाव आयोग ने आज तक नहीं की। तो दिल्ली में चुनाव आयोग से सब विपक्षी दल मिले, पटना में हम मिलने, स्वयं मैं उस बैठक में था, हमारी कुछ शंकाएं थी, चिंताएं थी, शिकायतें थी, सुझाव था, हमने चुनाव आयोग से कहा, उन्होंने एक भी हमारी उस चिंता को, शिकायत को या सुझाव को कंसिडर नहीं किया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने कहा वो ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे। फिर आखिर में हम लोग कोर्ट में चले गए। जैसे कोर्ट में डेट लगी, आज चुनाव आयोग ने कह दिया कि आज 30% आ गए, अगले दिन का आज 46% आ गए। वो विजुअल्स भी देखे होंगे, बीएलओज को फिर एक जगह बिठा दिया। वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पुरानी जो वोटर लिस्ट थी वो डाउनलोड की और अपलोड कर दी। नहीं, एक जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर समरी रिवीजन हमेशा चलता है। तो अक्टूबर 24 सितंबर से शुरू हुआ और 7 जनवरी तक चला। उसमें चुनाव आयोग ने 4.5 लाख लोग वोट काटे, जिसमें लोग मर जाते हैं, कुछ लोग शिफ्ट कर जाते हैं। वो 7 जनवरी को लेटेस्ट वोटर लिस्ट अपडेट हुई। अब 24 जून तक, इस 5 महीने में आप कह रहे हैं कि 70 लाख वोटर ही नहीं थे, जिसमें से 35 लाख लोग मर गए। तो जनवरी में तो आप 4.5 लाख थे, आपने लेटेस्ट अपडेट किया था। हम मान भी लेते हैं आपकी बात चुनाव आयोग की कि 35 लाख लोग मर गए, हमें उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन 35 लाख लोग आपने ये मानना कि मर गए, तो उसका आपने आधार क्या? बिहार का बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार होता है जो सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। आजकल बच्चा पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाती है, ऐसे कोई डेथ किसी की होती है तो डेथ सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है। हाँ, ये तो सब आप लोगों ने जाकर बता ही दिया है। इतनी डेथ हुई नहीं है, तो आपने कैसे मानना कि इतने लोग मर गए? ठीक है। तो वो सोचिए, आप सार्वजनिक कीजिए। आप कह रहे हैं शिफ्ट कर गए, आप मान लो बिहार से हैं, 1 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो उसमें भी रहता है कि बीएलओ 3 बार आपके घर जाएगा, आप नहीं भी मिले तो कोई घर पे गया ही नहीं, तो आप कैसे मान रहे हैं कि शिफ्ट किए हैं? किस आधार पे आप मान? लेकिन संजय जी, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं, चुनाव आयोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है। भरोसा है तभी तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं ना। तो लेकिन अच्छा, हम पॉलिटिकल पार्टी है ना, वी आर ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, हम उनके एक साझेदार है, भागीदार तो है। क्या जैसे राहुल गांधी अगर मेरी शंकाएं हैं, राहुल मैं ये कह रहा हूं कि मेरे घर में 5 वोटर हैं, हारने और जीतने के बाद दिखा देंगे कि मेरा भाई मर गया है, ऐसे थोड़ी दिखा देगा। इस बात बिहार के चुनाव ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं हारने के बाद, क्या बिहार में जो भी नतीजे आएंगे उसको स्वीकार करेंगे आप? ईवीएम को दोष नहीं ठहराएंगे? नहीं, उससे पहले तो जो अभी मतदाता सूची आएगी, जिसमें 25 जून तक 7 करोड़ 90 लाख वोटर थे, जिसमें से इन्होंने 70 लाख छांट दिए हैं। देखिए, हम भी सिस्टम में रहे हैं, पहले से लोगों ने कहा कि देखिए चुनाव आयोग का टारगेट है 10 से 15% वोट काटेंगे, वो एक टारगेटेड टास्क है। तो वो वोट आप ही के होंगे, क्या पता बीजेपी के भी हो सकते हैं, जेडीयू के भी हो सकते हैं। कल आएगी तो हम देखेंगे ना, मैंने कहा ना, आजकल तो सॉफ्टवेयर है। और वैसे भी वो 7 जनवरी वाली भी सूची हमारे पास है, ये भी है। तो पता नहीं होता ना कौन किसको दे रहा है। चलते चलते मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, युवा जनसंख्या, हमारे बीच में इतने युवा बैठे हैं, राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सबसे बड़े युवा नेता हैं या तेजस्वी यादव? क्योंकि आपकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, आपने कहा। हाँ, हमारी पार्टी। कौन सबसे बड़ा युवा नेता है? हमारी पार्टी अभी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय नहीं है, नाम में राष्ट्रीय है। अरे सर बताइए ना। हाँ। और देश भर में राहुल गांधी हैं, और बिहार में, झारखंड में, उत्तर भारत में वहाँ तेजस्वी जी हैं। स्वाभाविक सी बात है दोनों, क्योंकि हमारा चिराग पासवान कांग्रेस का नेशनल फुटप्रिंट है, हर गली मोहल्ले में नेशनली पुरानी मूवमेंट की पार्टी, आजादी की पार्टी है, तो इसमें स्वाभाविक है। ठीक है। और मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे अगर आपकी सरकार? डेफिनेटली, नो इफ एंड बट। बहुत बहुत शुक्रिया संजय यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। और जाहिर तौर पर बात बिहार की, लेकिन क्योंकि आप राज्यसभा से आते हैं और तमाम बातें आपने बेबाक तरीके से की, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।